संगीत की दुनिया में ना कुछ जोड़ियां बस अमर हो जाती हैं, जैसे मदन मोहन और लता मंगेशकर। बिल्कुल, ये नाम तो जैसे एक साथ ही लिए जाते हैं। हाँ, पर आज हम मदन मोहन जी के संगीत का एक दूसरा पहलू देखेंगे, उनका आशा भोसले जी के साथ जो काम रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इसी कम चर्चित पर बहुत शानदार साझेदारी की बात करता है। सही। अक्सर ऐसा होता है कि एक मशहूर जोड़ी के पीछे कलाकार का बाकी काम थोड़ा नज़रअंदाज हो जाता है। तो आज कोशिश रहेगी कि मदन मोहन और आशा भोसले के साथ बनाए कुछ बेहतरीन नगमे और उनके पीछे की कहानियों को थोड़ा समझें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मदन मोहन जी के सफर पर एक नजर डालें। जैसा ट्रांसक्रिप्ट में है, 1924 में बगदाद में जन्म हुआ। हाँ, उनके पिता वहाँ इराकी पुलिस फोर्स में अकाउंटेंट जनरल थे। फिर 1932 में परिवार भारत लौटा। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि संगीत में पूरी तरह आने से पहले उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सेवा दी थी, सेकंड लेफ्टिनेंट थे। हाँ, 1943 से 45 तक। और फिर आर्मी छोड़ने के बाद 1946 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ज्वाइन किया। ये उनके जीवन का एक कह सकते हैं बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, कैसे? वहाँ उन्हें बेगम अख्तर, उस्ताद फयाज खान साहब, तलत महमूद जैसे दिग्गजों से मिलने और सीखने का मौका मिला। ओह वाह! और इसका असर उनके संगीत में, खासकर उनकी गजलों की नफासत में साफ महसूस होता है। हाँ, वो गहराई। बिल्कुल। फिर 1948 में बॉम्बे आए, SD बर्मन के असिस्टेंट बने और फिर 1950 में फिल्म आंखें से स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर शुरुआत की। और दुखद है कि सिर्फ 51 साल की उम्र में 1975 में उनका निधन हो गया। हाँ, बहुत जल्दी चले गए। अब आते हैं आशा जी के साथ उनके गानों पर। ट्रांसक्रिप्ट में कई सोलो गानों का जिक्र है, जैसे फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से 1966 की गजल कोई शिकवा भी नहीं। क्या कमाल की नजाकत है उसमें। हाँ, वो गजल तो उम्दा है। और फिर सोचिए, उसी साल 1966 में मेरा साया का झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे हाँ, एकदम अलग रंग। बिल्कुल, एक तरफ संजीदा गजल, दूसरी तरफ ये चुलबुला शरारती गाना। ये दिखाता कि मदन मोहन जी, आशा जी की आवाज के दोनों पहलू, वो रेंज कितनी बखूबी समझते थे और इस्तेमाल करते थे। सही कहा, ये कॉन्ट्रास्ट ही कमाल का है। और वो कौन थी? 1964 की फिल्म, उसका गाना शोख नजर की बिजलियां। हाँ, वो भी एक खास गाना है। ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि उस फिल्म के बाकी गाने तो लता जी ने गाए थे, पर इस एक गाने के लिए मदन जी को लगा कि आशा जी ही सही रहेंगी। ऐसा क्यों सोचा होगा उन्होंने? ये अच्छा सवाल है। ट्रांसक्रिप्ट में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, पर अंदाजा लगा सकते हैं। शोख नजर की बिजलियां में एक खास तरह की अदा है, एक चंचलता, एक नखरा है। हाँ, है तो शायद मदन जी को लगा कि वो अंदाज आशा जी की आवाज के टेक्सचर और उनके गाने के तरीके से ज्यादा मेल खाएगा। ये उनकी आवाजों की परख दिखाता है। बिल्कुल। और फिर देख कबीरा रोया 1957 की, उसकी नज्म आंसुओं से तेरी हमने तस्वीर बनाई है। ये फिर से एक संजीदा दर्द भरा गाना। कितनी विविधता, गजल, चुलबुला गाना, क्लब सॉन्ग जैसा, और फिर ये दर्द भरी नज्म, सब आशा जी की आवाज में। सही। सोलो के अलावा डुएट्स भी तो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी के। जैसे अदालत 1958 की, उसका गाना जमीन से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो ना दोगे। वाह, क्या गाना है। और आखिरी दाव 1958 का, हम सफर साथ अपना छोड़ चले। और नीला आकाश 1965 का, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। ये सब बेहतरीन डुएट्स है। इनमें रफ़ी साहब और आशा जी की आवाजों का जो संतुलन मदन मोहन जी ने बनाया, वो सुनने लायक है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में एक छोटी सी बात और लिखी है कि YouTube वीडियो में शायद कॉपीराइट की वजह से इन डुएट्स के पूरे हिस्से एक साथ नहीं सुनाए जा सके। कभी रफ़ी साहब की लाइन, कभी आशा जी की। हाँ, वो तकनीकी दिक्कतें तो रहती हैं ऑनलाइन कंटेंट में। अच्छा, आशा जी के बारे में भी ट्रांसक्रिप्ट में कुछ बातें हैं। उनका जन्म 1933 में, और जाहिर है इतने गुणी संगीत परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी, लता जी, उषा जी, मीना जी, हृदयनाथ जी की बहन। हाँ, पूरा परिवार इस संगीत को समर्पित। और ट्रांसक्रिप्ट में वीडियो बनाने वाले का एक निजी विचार भी है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें हैरानी होती है कि इतनी वर्सेटाइल गायिका को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, पर ये उनका निजी मत है जो स्रोत में दर्ज है। हाँ, ये जाहिर तौर पर वीडियो बनाने वाले की अपनी राय है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और मजेदार किस्सा है, नीला आकाश के ही एक और गाने से जुड़ा हुआ।
तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हाँ, ये भी मशहूर गाना है। क्या किस्सा है? ऐसा ये है ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक कि वीडियो बनाने वाले शुरू में इसे शामिल करने में हिचकिचा रहे थे। अच्छा, क्यों? गाना तो काफी पॉपुलर है। उन्हें लगा कि जो पहली लाइन है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, वो सुनने में थोड़ी हल्की लगती है, जैसे बस टाइम पास करने की बात हो रही हो। हाँ, कुछ हद तक सोचा जा सकता है ऐसे। लेकिन फिर जो दूसरी लाइन है, 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, उससे गाने का मतलब गहरा हो जाता है, साफ हो जाता है। सही। तो फिर शायद गाने की लोकप्रियता और इस दूसरी लाइन की वजह से उन्होंने इसे शामिल कर लिया। इसके गीतकार राजा मेहदी अली खान थे। ये दिखाता है कि कभी-कभी हम गानों के बोलों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो कितना सब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि मदन मोहन का संगीत सिर्फ लता मंगेशकर के साथ ही परिभाषित नहीं होता। आशा भोसले के साथ भी उनकी एक बहुत अहम और यादगार साझेदारी रही। हाँ, और बहुत विविधतापूर्ण भी। गजलें, चुलबुले गाने, रोमांटिक डुएट्स, हर तरह के रंग मिलते हैं। सही कहा। और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी फनकार को मतलब पूरी तरह समझने के लिए उनके सारे काम को देखना सुनना चाहिए, सिर्फ सबसे मशहूर चीजों को नहीं। बिल्कुल, मदन मोहन और आशा भोसले की ये जोड़ी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ जी। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम किसी कलाकार के कम सुने गए कामों या उनकी अलग साझेदारियों को खोजते हैं, तो क्या उससे उस कलाकार की महानता की हमारी समझ और ज्यादा गहरी और मुकम्मल नहीं हो जाती? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल।